एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी चैप्टर 5 विधायिका से संबंधित है, क्लास 11 पॉलिटिकल। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी के चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 11 पॉलिटिकल का फोल्डर खोल के उसमें आप सारे चैप्टर देख सकते हैं। देखिए, विधायिका विधायिका जैसे कि आपको पता होगा कि संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और ये राष्ट्रपति और दो सदन जो राज्य परिषद और जनता का सदन कहलाते हैं। यानी कि जो संसद की विधायिका होती है, संसद मैंने आपको वो भी चैप्टर पढ़ा रखा है। संसद को मैंने बताया था आर्टिकल 79 के अंतर्गत बना है ये। इसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। ठीक है, लोकसभा आपकी आती है 81 में और राज्यसभा आती है आपकी 80 में। ठीक है, ये इसके अंग होते हैं, राज्य परिषद और जनता का सदन। जनता का सदन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको सीधे जनता चुनती है। इसी प्रकार से राज्य, ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे। इसी प्रकार से राज्य में होता है जिसे हम कहते हैं विधानमंडल। ठीक है, इसकी भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये आपका क्लास 11th की है। अगर आपको ट्रिक के थ्रू देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें क्या आता है, विधान सभा और फिर आपका आता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, अब हम बात करें विधान मंडल और विधानसभा और विधान परिषद किससे बनते हैं। विधान जो सभा है 170 से बना है, विधान परिषद 169 से बना है और विधानमंडल 168 से बना है। यानी कि क्या है, विधानमंडल 168 अनुच्छेद से है और विधान परिषद 169वें अनुच्छेद से है और विधानसभा 170वें अनुच्छेद से बनी है। अगर आपको पूरी डिटेल है पढ़ना है कि कैसे बनती है, क्या बनती है, तो ये पूरा आपको इन आर्टिकल के अंतर्गत ही मिलेगा। ठीक है, आपको पता ही है संविधान में जितने भी कार्य होते हैं वो संविधान के अंदर दिए गए आर्टिकल के अंतर्गत ही होते हैं। लोकतंत्र शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो कि कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। भारत के अंतर्गत संसदीय प्रणाली अपनाई गई है और जो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, संसद की प्रणाली को हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, और चौथा अंग अगर बात करें तो मीडिया होती है। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए ये जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है, इसलिए जनता के लिए कार्य करती है। इसकी बहस, विरोध प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार, संयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदन, साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है। आर्टिकल 76 में लगा है कि हमारे संसद में 2 सदन होंगे और साथ ही साथ में राष्ट्रपति भी होगा। राष्ट्रपति आपको पता है आर्टिकल 52 से संबंधित है। 52 से लेकर के 62 तक इनका पूरा कार्यकाल बताया गया, निकालने तक, महाभियोग तक। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरा लाभ, संसद को प्रत्येक निर्णय और दूसरे पर सदन में पुनर्विचार हो। 2 सदन इसलिए बने हैं ताकि क्या हो, जनता तक इसके सीधा लाभ पहुँचे और साथ ही साथ में अगर एक बार कहीं विचार नहीं हो पा रहा है तो दूसरी जगह भी विचार हो ताकि सही निर्णय लिया जा सके। जैसे लोकसभा में कोई बिल जाएगा तो उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है, यानी भारत का जो संसद का बड़ा होता है सदन वो राज्यसभा कहलाता है, जिसके सभापति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 सदस्य राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, इनका निर्वाचन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, इनका निर्वाचन प्रत्येक 6 वर्षों के लिए किया जाता है। राज्यसभा में एक स्थायी सदन है। ये एक स्थायी सदन है क्योंकि कभी ये भंग नहीं होती, स्थगित हो जाती है। भंग का मतलब ख़त्म नहीं होती। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 हिस्से इसमें से निकल जाते हैं
और 1/3 नए आ जाते हैं। इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल क्षेत्र आदि से आते हैं। अमेरिका के द्विसदन सीनेट, जैसे आपको पता है अमेरिका का जो सीनेट है उसमें भी 2 सदन होते हैं, HOR और सीनेट। ठीक है, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिए जाते हैं। जैसे आपको पता है लोकसभा राज्यसभा सीट होती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यूपी की, तो 31 राज्यसभा सीट है। और अगर बात करें मिजोरम, मणिपुर, तो 1-1 है। तो ऐसा क्यों? वहाँ की जनसंख्या के आधार पर है ये सब। ठीक है, जैसी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से वहाँ की सीटें होंगी। ठीक है, चलिए आगे। राज्यसभा का सदन बनने की योग्यता। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, आप भारत के नागरिक हो। दूसरा, आप आयु में 30 वर्ष पार कर चुके हो। ठीक है, तभी आप क्या कहते हैं राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। इसका निर्वाचन एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति प्रणाली से होता है। 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पंजीकरण होना आवश्यक होता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जो होंगे कहीं ना कहीं से उन्हें सीट हासिल करनी होती है, विजेता होना पड़ता है। आगे है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ की बात करें, वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है, बाकी पर नहीं। संबंधित संशोधन संबंधी शक्तियाँ, संविधान संशोधन जितने भी संबंधित शक्तियाँ हैं इनके पास होती हैं। प्रशासनिक संविधान में संशोधन आपको मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 368 के तहत ही होता है। ठीक है, आर्टिकल्स कुछ हैं वो लोग आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं मेरे पास, मैंने उन्हें ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, बाकी मैं इसमें बीच बीच में बताता रहता हूँ। देखिए आगे है अन्य शक्तियाँ। चुनाव, महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है। आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी होती है। जैसे मैंने राष्ट्रपति की वीडियो में भी बताया था, राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप अगर लोकसभा में बिल लाते हैं, लोकसभा में महाभियोग लाते हैं, तो फिर उसके बाद 2/3 से राज्यसभा में भी लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे काम है जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में कराने अनिवार्य होते हैं। अब बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा भारतीय सदन का निम्न सदन होता है। इसमें 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 543 हैं, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता था। यहाँ है लिखा है, आपको मैं बता दूं नया अपडेट आया है कि अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में, अब मनोनीत नहीं करेंगे। ठीक है, लोकसभा के सदस्य का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि इन्हें सीधे वोट दिया जाता है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, परंतु उन्हें समय से पहले भी हटाया जा सकता है और इसे भंग किया जा सकता है। भंग मतलब बीच में सरकार गिर गई, जैसे आपको पता होगा कई बार सरकारें गिरी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार गिर गई थी, तो फिर उस समय कार्यकाल हट जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। भारत में कार्यपालिका की जो लोकसभा है उसको अधिक शक्तियाँ मिली हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इसको सीधा जनता द्वारा चुना जाता है। बात करें संसद के पास क्या क्या काम है, इम्पोर्टेंसी क्या है उसकी। पहला, कानून बनाना। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्तीय बजट पारित करना, संविधान संशोधन, निर्वाचन संबंधी कार्य, इलेक्शन से संबंधित, और न्यायिक कार्य और प्रतिनिधित्व। ठीक है, कि उसका वो लीडरशिप करती है। ये बहस का एक मंच उपलब्ध कराती है। बहस का मंच मतलब वाद विवाद करवाना, अगर कोई नियम कानून गलत लगता है तो उसके प्रति बहस होती है। यहाँ पर विदेशी नीति पे नियंत्रण होता है और विचारशील कार्य होते हैं, प्रत्येक कार्यों पर विचार किया जाता है। लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है, लोकसभा के पास अधिकार है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सिर्फ लोकसभा के। मंत्रिपरिषद मतलब जिसे कैबिनेट मिनिस्ट्री कहते हैं। देखिए आगे बात करें, विधेयक प्रस्तुति कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107 से लेकर के अनुच्छेद 112 में कानून निर्माण के बारे में बताया गया है।
सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये सरकारी विधेयक होते हैं। गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं साधारण विधेयक होते हैं और संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। ये संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है, यानी कि जो मंत्री पेश करेगा उसमें सरकारी विधेयक होंगे, और अगर कोई संसद से बाहर का व्यक्ति करता है तो गैर सरकारी विधेयक कहलाएंगे। प्रक्रिया क्या होती है? इनमें सहमति बनाई जाती है, प्रथम वचन होता है, द्वितीय वचन होते हैं, फिर सहमति की रिपोर्ट होती है, फिर दोबारा तृतीय वचन होता है और फिर इनकी प्रक्रिया होकर राष्ट्रपति तक पहुंच जाती है। संसदीय नियंत्रण के साधन। संसद के नियंत्रण के साधन के अंदर बात करें तो बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थगन प्रस्ताव। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल और उत्तरकाल के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है, 12 बजे। कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव, ये सब क्या होते हैं? संसद के नियंत्रण साधन होते हैं। अब कुछ समितियां होती हैं, समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। कमेटी, अगर बात करें हम संसदीय समिति, तो इनमें विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन किया गया है। कामकाज को एक दूसरे से जरूरी पहल है। विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी करती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की वित्तीय समिति बनाई गई है। आपकी पहली है लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति, तीसरा लोक उपक्रम समिति। हम पढ़ते हैं पहले लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियम अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है, ये पूरा देखरेख करती है। सरकार कितना खर्च कर रही है, इसमें विपक्षी दल के नेता भी होते हैं, ठीक है, मुख्य। प्राक्कलन समिति खर्च में किफ़ायत किस तरह किया जाए, यानी कि जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये काम होता है प्राक्कलन समिति का। अगला बात करें उपक्रम। लोक उपक्रम समिति जो होती है, इसके अंतर्गत सरकारी उद्योग रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग और व्यवसाय कुशलतापूर्वक चल रहे हैं या नहीं, ठीक है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, या इस प्रकार से जितने भी सरकारी बिजनेस होते हैं, उद्योग होते हैं, उनका देखरेख करती है कि वो सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं। विभागीय स्थायी समितियां होती हैं कुछ, नियमन समितियां, विशेष अधिकार समिति, कार्य मंत्रण समिति और आश्वासन समिति, ठीक है, ये भी कुछ और समितियां होती हैं। आगे है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति की भी एक इम्पोर्टेंसी है, क्या? विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। बोफोर्स समझौते से संबंधित संयुक्त समिति, समितियों द्वारा दिए गए सुझाव को संसद शायद ही नामंजूर करे। ये तदर्थ समिति होती है, जितने भी जांच पड़ताल होती है उनकी रिपोर्ट तैयार करती है और फिर क्या करती है? संसद तक मंजूरी दिलाती है। बात करें संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। संसद की बात करें तो संसद एक सार्थक व अनुशासित होना आवश्यक होता है, यानी कि डिसिप्लिन में। संसद का अध्यक्ष विधायिकी की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। जितने भी विधायिकी कार्य होते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है? सबसे बड़ा ये मुखिया होता है। कौन? संसद। उसके बाद बात करें दल बदल निरोधक कानून या 1985 में 52वां संशोधन किया गया था और 91वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था, ठीक है। दल बदल आपको पता होगा क्या है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसमें क्या था? एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में जा सकता है, ठीक है। आगे बात करें, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे तो स्वेच्छा से दल सदस्य त्यागपत्र देकर के दल बदल कहलाया जाता है। यानी कि कोई एक पार्टी में है परंतु अपनी पार्टी को वोट न देकर के दूसरी पार्टी को देता है या किसी दूसरी का समर्थन करता है तो उसे दल बदलने का अधिकार है, ठीक है। ये 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फोर्थ है भारतीय संघात्मक सरकार में 29 काट लीजिएगा, अपडेट हो चुके हैं, 28 राज्य है क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है। 7 भी कैंसिल कर दीजिएगा, ये 8 हो चुके हैं क्योंकि पहले 7 थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बने तो टोटल 9 हो गए, परंतु दमन एंड दीप और दादर एंड नागर हवेली को मिलाकर 1 कर दिया गया तो इसलिए अब बचे हैं 8। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। तो यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इकाइयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
1930 में भारत को राजधानी का दर्जा मिला था और अंग्रेजी सरकार ने 1911 में कहकर 1912 में भारत को राजधानी दिल्ली बनाई थी। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होती है। द्विसदन का मतलब बहुत से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिसभा है और बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। राज्यों के निर्माण कानून का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। निम्न सदन विधानसभा होता है और उच्च सदन विधान परिषद होता है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि संसद के अंतर्गत 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा राज्यसभा, इसी प्रकार से विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं। ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, 2 सदन हैं। जम्मू कश्मीर आप हटा दीजिए, अब यहाँ पे नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं। ठीक है, ठीक है, 6 राज्य। आप इसको ऐसे भी ट्रिक याद कर सकते हो, कब तुम आओगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। एक सेकेंड, कब तुम में एम आता है लास्ट में। अब ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद भी है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, विधान परिषद किस राज्य में है, कितनी सीटें हैं विधान परिषद की, लोकसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें, सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, विधानसभा की शक्तियाँ क्या होती हैं, विधायकी कार्य शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका शक्ति होती है, चुनाव संबंधित और संविधान संशोधन से संबंधित भी इसमें शक्तियाँ निहित होती हैं। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की शक्तियों में विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं और कार्यपालिका शक्ति भी होती हैं। दोनों सदन राज्य विधायपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान के विधानसभा को बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रदान किया गया है। जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा होते हुए भी लोकसभा में ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद के होते हुए भी विधानसभा को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, और ये जो विधानसभा है उसमें से ही विधान परिषद में लोग जाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कहने का मतलब है एक प्रस्ताव पारित होता है जिसमें 2/3 की सहमति यानी आवश्यक होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखिए, मैं एक आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करेंगे। ठीक है, और वो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देना है। वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ठीक है, पर आपको इसका आंसर देना है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ये 2 आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड डे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।